बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते सदर आरिफ अलवी साहब को इलेक्शन की तारीख देने का ख्याल। सवाल ये है कि आया, मगर इस कदर ताखीर से क्यों आया? इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ एक और अहम आईनी सवाल भी अपनी जगह पर सर उठा के इस वक्त खड़ा है कि आरिफ अलवी साहब बदस्तूर आईनी सदर हैं इस मुल्क में, इस रियासत के, या फिर उबूरी तौर पे उनको एज अ प्रेसिडेंट देखा जाएगा? और ये भी है कि अगर वो उबूरी सदर हैं तो क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान वो कर सकते हैं? क्या ये उनकी सवाबदीद है या नहीं है? ये बड़ा एक लीगल मामला है जिसके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। मगर लीगल इशूज से हटके पाकिस्तान की अगर सियासत को देखें तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमें हू का आलम नज़र आ रहा है। सियासी जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने खामोशी की एक चादर ओढ़ रखी है। सियासी हलचल वफात पा गई है या कोई मसलहत आड़े आ गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक अवामी मामला ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट में उनकी किल्लत है, मगर उसके बावजूद कीमतों में होशरुबा इजाफा है। इसकी वजह क्या, इसका तयन भी करेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आने से पहले, आपके सामने सवाल रखने से पहले, मैं इस वक्त अता तारड़ साहब ने ये जो एक आईनी बहस चल पड़ी है सदर मुमलकत के इख्तियार की कि इलेक्शन डेट अनाउंस कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस पर अता तारड़ साहब क्या कहते हैं वो सुना के वापस आके सवाल लेके आगे बढ़ेंगे। तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे 9 सितंबर से पहले, इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और सदर बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आइन ये कहता है, वजीर आजम की एडवाइस तो सिर्फ असेंबलियों को तहलील करने की थी। उसके बाद अब ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख क्या अनाउंस करते हैं, कब करते हैं। आमिर साहब, क्या जिस आदमी के पास इस रियासत का सबसे बड़ा ओहदा है, जिसे एक सुप्रीम कमांडर के तौर पे देखा जाता है, क्या वो आइन से लाइल्म है जो ये सब कुछ हो रहा है? मैं सदर साहब के इस किरदार पे ज़रूर बात करता हूँ, और मैं पहले ज़रा तारड़ साहब पे बात करना चाहता हूँ कि एक और क्लिप है, अगर प्रोड्यूसर साहब क्विकली देख सकें। आज़म तारड़ साहब जो हैं उनका ये बयान था, टीवी पे चल चुका हुआ है, अब बड़ी आसानी से मेरा मिल जाना चाहिए, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि ये सदर का इख्तियार है आइन की रोशनी में, और ये आइनी शिक है, आइनी रिक्वायरमेंट है, आइनी ज़रूरत है कि ये 90 दिन के अंदर करवाई जाए। और ये जो इलेक्शन कमीशन के इस कानून की जो एम्पावर किया गया है इसको सुपरसीड करती है। सो आइन पहले है और बाद में कानून आता है। सो ये आपस में अगर तारड़ बरादरी फैसला कर ले बैठ जाएं, ये सब दूर से एक दूसरे के अगर रिश्तेदार ना भी हों तो मामे चाचे निकल ही आती हैं, रिश्तेदारी निकल आती है। तो ये आपस में तारड़ हज़रात बैठ के पहले एक दफ़ा फैसला कर लें कि ये आइन ज़रूरी है कि कानून ज़रूरी है, पहली बात। दूसरा ये कि इनका घूम फिर के जब ये बात करते हैं तो इनके दादा की तरफ जो ना रफ़ीक तारड़ साहब के ऊपर भी ध्यान चला ही जाता है। माशाल्लाह उनका इतनी जो इनको उसूल आइन कानून की है, उनका कोई जो माजी रहा इतना दरखशा नहीं रहा, सिर्फ 2-3 मसाले ही काफ़ी हैं। मैं वो नहीं बात करता कि कोयटा में लेके गए वो जो इल्ज़ाम लगते हैं बला बला बला, मेरे पास उसके सबूत नहीं है। मगर वो जो है उनके बहुत बड़ा एक जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है वो ये कि वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब उनके बेनिफिशरी थे जब उनकी 1993 के अंदर असम्बली बहाल की गई, उस जजेस के अंदर बैठे हुए थे, और वो फैसला उनके हक में करने के बाद जब उन्होंने सेनेटर भी बने और बाद में सदर भी बन गए, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या इंटरेस्ट होगा। सो इसलिए साथ में एक और अगर वो है कि ये आज वो कह रहे हैं कि सदर के हवाले से कि उनका ये टाइम गुजर गया है तो उनका बिल्कुल इसके बाद उनको घर चले जाना चाहिए। इनके जो दादा हजूर थे रफ़ीक तारड़ साहब, मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट फारिग भी कर दी थी और वो एक मार्शल ही लग गया था। वो मार्शल के उस दौर में काफ़ी अर्सा तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे। वो फौरी तौर पे अगले दिन सामान पकड़ के नहीं चले गए थे, जो कुछ हफ्ते और महीने वहाँ पे एज प्रेसिडेंट रहे थे, और बाद में कहा गया जी वो नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हुआ, ये हुआ वो हुआ। मगर जो ज़्यादा
मैं समझता हूँ बाज़ तरीका ज़्यादा आता है कि जब आप किसी सियासी पोस्ट के ऊपर लगे होते हैं तो जब उससे आपका वो चली जाए, हुकूमत चली जाए, तो लोग जो है उस सियासी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं इसकी बजाय कि आपको निकाला जाए। तो ये तो खैर दूसरी बहस। अब आ जाते हैं सदर साहब पे। मुझे सदर साहब पे बड़ा इतराज़ है। ये बहस एक मैं समझता हूँ सानवी है कि जनाब उनका ये 9 सितंबर के बाद ये इख्तियार रहता या नहीं रहता। सदर साहब ने ये नौबत आने क्यों दी? उनके पास ये 1 महीना था, 9 अक्टूबर तक, सितंबर तक ये इंतज़ार क्यों किया गया? 1 महीना था और ये आईनी अगर रिक्वायरमेंट थी, और जिसकी कि मैं बताया कि आज़म तारड़ साहब के ये कह चुके हुए हैं, नैयर बुखारी साहब ये कह चुके हुए हैं कि ये बिल्कुल जो आईनी इख्तियार है और ये सदर का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है, नून भी कह चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना नहीं है। उन्होंने ये पहले ही अपनी ऑब्जर्वेशन में कह दिया है इलेक्शन कमीशन को, जब वो अपनी रिव्यू पिटिशन लेके गए थे। उनका जनाब इस बहस को ख़त्म कर दें, ये आपका इख्तियार नहीं है, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये सदर को करनी पड़ेगी, ये उनका इख्तियार है। और ये उसमें मैं समझता हूँ, अभी ये मेरा ख्याल कोई हमें वकील साहब आएंगे तो उनसे ये पूछेंगे, ये उनका ये पोस्ट ऑफिस का काम है, ये उनका भी इख्तियार नहीं है, ये आइन है। आइन के लिए काफ़ी दफ़ा होता है कि सदर के बेशतर इख्तियारात होते हैं। कुछ इख्तियार हैं जहाँ उनका काम सिर्फ यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कहें उसके मुताबिक कर देते हैं। कुछ है जहाँ उनकी डिस्कशन है, उन्होंने डिटर्मिन करना है कि आया उनको फॉर एग्जाम्पल कानून वापस भेजने का जो उधर उन्होंने डिटर्मिन करना है वो डिले कर सकते हैं। सो मुख्तलिफ इख्तियारात में उनकी मुख्तलिफ पावर्स हैं, कई जगह डिस्क्रिशनरी पावर है, कई जगह नहीं है। मगर सदर साहब का ये जो डाइसी सा रोल रहा है कि कभी ये अच्छे सदर बन जाते हैं, कई दफ़ा दरमियाने सदर बन जाते हैं, कई दफ़ा ये से नजर आते हैं। मतलब वो अब ये इनका जिससे पहले यही एग्जैक्टली जो भाम इन्होंने क्रिएट किया कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरामीम और जो आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम थी उस पर ये इनका ये मज़ाक़ा खेज था ये कहना कि 10 दिन तक इनको नहीं पता था कि इतने इम्पोर्टेंट जो हैं एक बिल हैं और मैंने साइन नहीं किया। ये इतना अहम बिल थे कि ये 11 तारीख को 11 अगस्त को ये पहला जो बिल था वो लैप्स कर गया था। तो दूसरा तो चलो जी 2/18 को जो है मज़ीद जो है 7-8 दिन बाद उसका लैप्स हुआ, तो इनको पहले का नहीं पता चला। अगर पहले पे ये कह देते कि जनाब ये मेरे साइन नहीं किए तो बात समझ आती थी। सो मेरा ख्याल है कि वो भी अपने मान लेना चाहिए कि अपने हालात और वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं। और एक तबका कहेगा कि कोई इतनी बुरी आदत भी नहीं है, जब उससे बेहतर है कि जैसे हालात हैं उन ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करना भी कोई बुरी बात नहीं है। सदर का ये इख्तियार है, सवाल तो यहाँ पे आइन का ये है, वो तो इस वक्त बुरी सदर के तौर पर रियासत को प्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ये जो इख्तियार होता है, मेरा ये ख्याल है कि अबूरी सदर का और सदर के इख्तियारात में ये मुख्तलिफ ओहदों के लिए मुख्तलिफ इख्तियारात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके बड़ी क्लियरली डिफाइंड है कि इलेक्टेड निगरान वज़ीर आज़म और जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आज़म का काम सिर्फ ये है कि इलेक्शन करवाना फ्रीली फेयरली, और एक मिनिमम उसके इख्तियारात हैं जो थोड़े से उनके इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश की, कम से कम डे टू डे उनका निज़ाम चलता रहे। इसी तरह स्पीकर का ओहदा होता है कि स्पीकर का ओहदा जब तक नई असम्बली नहीं आती वो स्पीकर रहता है, मगर क्योंकि असम्बली नहीं होती तो उनके इख्तियारात महदूद होते हैं। उससे पहले जब एक नेशनल असम्बली जब फंक्शनल होती है तो उनके इख्तियारात ज़ाहिर है ज़्यादा होते हैं। हाँ। बाद में एक किस्म की वो रबर स्टैंप होते हैं कि वो उनका सिर्फ ये है कि अगला स्पीकर आएगा उसको उन्होंने खलबरदारी का उसका अहद लेना है और उसके बाद घर चले जाना है। वो रहते स्पीकर ही हैं, उनके वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी रहते हैं, मगर पावर इख्तियारात बड़े कम हो जाते हैं। सदर का भी आइन में वाज़ेह है कि इन चीज़ों में उनके इख्तियारात हैं, इन चीज़ों में नहीं हैं। मगर मैंने कहा मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो ये इलेक्शन डेट कराने का इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल बना दी है, इनको बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर इनको ये फैसला करना था तो ये पहले कर देते, ये पहले हफ्ते में कर देते। ये अपनी जगह पे सवाल हाँ, मैं इस वक्त जो लीगल हम बहस कर रहे हैं उस पर हमें ज्वाइन किया माहिर कानून है बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब।
बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरे ख्याल में लीगल बहस और मामला तुम तक जी, ये मैं चाहूँगा कि शाहीन साहब से पूछते हैं कि सदर को मैं आपके आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले अर्ज़ कर रहा था कि इनको इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी, 1 महीने का 9 इस बहस में हम क्यों गए कि जनाब अबूरी सदर के पास इख्तियार हैं या नहीं है, आप क्या कहते हैं? ये सदर का इख्तियार उस वक्त तक रहेगा जब तक के अगला सदर नहीं आ जाएगा। ही विल रिमेन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह की ही पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, उसी तरह की ही इंजॉय करेंगे पर्क्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एज प्रेसिडेंट जब तक के अगला इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के बाद उनका मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन होगा, अगला ओथ नहीं लेगा, तब तक ही विल कंटिन्यू सेम प्रेसिडेंट के आज से जो 10 दिन पहले था या आज से 5 साल पहले था, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं। अगर तो ये एक्सपायरी ऑफ टर्म पे होती 60 डेज की बात, तो फिर तो होता 60 डेज में। अब चूंकि असम्बली डिसॉल्व होगी है 90 डेज है, तो 90 डेज अभी भी है इनके पास, क्योंकि 52-54 डेज चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपने शेड्यूल के मुताबिक, सेक्शन 57 सब उसका एंड 58 के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उनका जो शेड्यूल बनता है। हालांकि उसके अंदर भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी डिटरमिन कर चुकी है कि उस टाइम को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बट आपने एक दफा बुला लिया इलेक्शन कमीशन को, हालांकि वो भी जरूरी नहीं है, 48(5) में जरूरी नहीं है, ये 57(1) जो इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर जरूरी था कि आप कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। चले, आपने अच्छा किया उनको बुला लिया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि बजाय वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आईनी सरबराह है उनके पास जाते, जो भी आपका मौक़िफ़ था उनको आप बताते, उनके साथ कंसल्टेशन में जाते। उन्होंने खत लिख दिया कि आपको पावर ही नहीं है। वैसे शुएब शाहीन साहब, क़यामत कौन सी आ जाती है? आगे भी इन्होंने जब पंजाब और केपी के इलेक्शन का था, पंजाब के इलेक्शन की वो जो है डेट दी थी वो डिसरिगार्ड कर दी गई, हालांकि उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि इनको वो सहूलियात में मैसर कर दी जाती, मगर वो नहीं हुई। तो अभी भी अनाउंस कर देने में और इम्प्लीमेंट करवाने में घूम फिर के वो जिम्मेदारी तो हम अदालत उज़्मा पे डालेंगे कि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाई, वो उनका काम था करवाना। मैं चाहूँगा आपके कमेंट लूँ कि आज अब चूँकि जा रहे हैं चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब और उनकी लेगेसी की बातें बड़े अरसे से हो रही हैं और हम याद रखेंगे। मैं उसमें थोड़ी सी ये माजी पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये देखी जाएंगी चीज़ें कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया, और उन्होंने 2-3 बातें की हैं, मैं बारी बारी उन पर कर लेता हूँ। पहले तो एक उन्होंने कहा कि जी मुझे आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। अब ये बड़ी एक बहस रही है कि काफ़ी सारी तो उनको उलझा दिया गया, मगर काफ़ी वो खुद भी उलझ गए। वो बहरहाल अपने अदालत उज़्मा के अंदर जो है वो जो आपस की तकसीम थी उसको वो ओवरकम नहीं कर सके, उनके फैसले ना करने की वजह से ये बहाम बढ़ा और अब जा रहे हैं इक्का दुक्का में। तो उन्होंने एक नैब की तरमीम पे इशारा दिया है कि वो महफूज करके उसका फैसला करके जाएंगे। अभी बाकी पता नहीं हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या ऐसी क़यामत ले आते हैं। तो ये आप उनके ये अल्फाज़ात को कैसे, उनकी लेगेसी को देखते हैं शोएब साहब? देखें, अगर तो आप उनके बतौर चीफ जस्टिस पिछले 1.5 साल से होने वाले अगर फैसलों को आप उठाएं तो कोई एक फैसला भी नहीं है जिसको कोई उंगली उठा सके। देखें, जिसके ऊपर कासिम सूरी की रूलिंग है, एक पार्टी ज़रूर, हालांकि मेरा उसी पार्टी से ताल्लुक़ है, एतराज़ करती है, लेकिन अगर वो काश के पहले फाइंडिंग्स ले आते, कोई कमीशन बना के उनकी फाइंडिंग्स आ जाती, हाँ जी इसमें इस साजिश में ये मुलव्वस हैं PDM की जमातें, फिर वो जो भी फैसला करते वो दुरुस्त होता। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया, यही बेंच था। दूसरी तरफ आ जाएं, जब डिप्टी स्पीकर का फैसला आया, उसका क्या नाम है, दोस्त मोहम्मद मजारी का पंजाब वाला, वो भी उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। आर्टिकल 63A की जो तशरीह पे ऊपर बहुत लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि आपकी लोटाक्रेसी या ये हॉर्स ट्रेडिंग एक कैंसर है। उसको मैं समझता हूँ कि इन्होंने जमहूरियत की बका की खातिर बेहतरीन फैसला किया। अब आगे आप आ जाएं, ये जो भी फैसले किए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से 1 मार्च का फैसला था 2023 का कि जी आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, क्या गलती थी उसमें? 4/4 का फैसला था 14 मई को इलेक्शन कराएं, क्या गलती थी? हाँ, ये अलग बात है कि उन फैसलों को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं करा सके, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनके फैसलों के ऊपर किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। आइन और आइन के मुताबिक दिए हैं और तारीख उनके फैसलों को याद रखेगी। तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद,
तमाम तर जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स थे, तकसीम के मामलात भी थे, कंटेनर लगा के गालियां दी गई, पार्लियामान के अंदर खड़े होकर जजेस के खिलाफ बातें की गई, रेजोल्यूशंस पास की गई, जलसे करके वहां तस्वीरें जलाई गई, या जिस तरह का रवैया रखा गया, इन सारी बातों को बर्दाश्त किया और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए। ये उनको क्रेडिट जाता है। मैं शोएब साहब आपकी बात को, अगर आर्गूमेंट को मान लिया जाए, कई दफ़ा फैसले देने की अंदर जरूरत होती है, कई दफ़ा फैसला ना देने के ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। और यहाँ जो सूरत हाल रही कि उनका फैसला इम्प्लीमेंट ना करवाने पे, बुनियादी सबसे बड़ा मुकदमा तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने था, कि ये कह देना कि जी वो तारीख उसका फैसला करेगी, ये मौरखों पे अगर चीफ जस्टिस छोड़ने लगे तो फिर ये हालात इस तरह ठीक नहीं रहते। पर मैं मौरख के हवाले से तारीख के आपके ज़रा, मैं उससे पहले नाजरीन को उनका बता दूं कि एक और बड़ा उनके 2-3 आज के जो जुमले हैं, वो कहते हैं ना फूड फॉर थाट, वो सोचने में इंसान को मजबूर होते हैं। कि उन्होंने अपना साल का रिकॉर्ड पेश किया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, और उनका जी इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो मुकदमात निपटाए गए थे 18,000 थी। कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा 50,000 से कम हो सकें, मगर सिर्फ 2,000 की कमी कर सके। अब ये नंबर्स में आप सुने तो ये बल्कि बड़ी अच्छा लगता है कि मगर कई दफ़ा एक फ़ैसला या 2 फैसले या 2-3 मुकदमात से आपका तारीख में नाम दरख्शां हो जाता है, रोशन हो जाता है और तारीख भी हो जाता है। और उसकी मैं एक एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा कि जस्टिस मुनीर हमारे यहाँ गाली बन गए कि नज़रिया ज़रूरत उन्होंने पेश किया यहाँ पे, जिससे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डीरेल होगी और उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा। लोगों को भूल जाता है क्योंकि इस मुकदमे की वजह से, हालांकि उनके दौर के बड़े बड़े ज़बरदस्त मुकदमे, वो एज ए जूरिस्ट जो थे वो छोटे आदमी नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा, तो 53-54 में जो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा था 24 घंटे का लाहौर में एंटी कादियानी राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर जस्टिस मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट है। वो एक पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटियों में कि देखें इस तरह एक जुडिशल इंक्वायरी होती है। सो उनके वो तमाम अच्छे फैसले या अच्छे इंक्वायरियाँ वो एक बुरे फैसले से धुल जाता है। मैं ये नाज़रीन के लिए तकरीर कर लंबी थोड़ी सी हो गई, मैं आपके पास ये आ रहा हूँ कि दफ़ा नंबर्स दे डोंट टेल यू द होल स्टोरी। वो एक किस्म का वो डिफाइनिंग जो होते हैं कुछ केसेस, वो आपकी पहचान बनते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ठीक बताया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं तो इनके ओवरऑल पूरे 2 साल की फैसले, कंडक्ट, इनके सारी चीज़ें बता रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये उस वक्त सख्त फैसले लेते और स्टैंड लेते तो आज कम से कम हम 90 डेज के इलेक्शन कराने में कामयाब हुए होते। या तो जो बज़ाहिर लगता है आपकी बात में 100% वजन है कि ये फैसला कि किसी के खिलाफ एक्शन ना लेना, ठीक है, फैसले दे दिए, फैसलों के अमल दरामद भी तो ज़ाहिर आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कराना था ना, ये मैंने, आपने या किसी और अथॉरिटी ने नहीं कराना था। हाँ, एग्जेक्टिव पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 189, 190 के तहत तमाम फैसला जात को हर हाल में अमल दरामद करें और दे विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर पेपर का एक टुकड़ा ही जजमेंट है और उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक कमज़ोर आदमी के खिलाफ फैसला करें तो वो 5 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। एक एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, उसको अभी फैसले पे साइन नहीं हुए, उसका वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, जमान पार्क में पुलिस घुस गई, दरवाजे तोड़ दिए, बेडरूम तोड़ दिया, वाशरूम तोड़ दिया, 5 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ये है जब इदारे काम करना चाहें तो आप कम से कम अपने फैसलों को अमल दरामद नहीं करा सकते थे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, एटलीस्ट इनिशिएट कर दें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और उनको कटहरे में खड़ा करें। क्योंकि बड़ा आदमी जुर्म करे उसको छोड़ दिया जाए और छोटा आदमी जुर्म करे उसको सजा दे दी जाए, ये तो ना इस्लाम का उसूल है, ना आइन का उसूल है, ना कानून का उसूल है। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद तमाम तर बुरे हालात में भी उनके फैसले बारार और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दुरुस्त थे। हम कुछ उनको मार्जिन जरूर देंगे। ये कहना कि उन्होंने बिल्कुल ही कोई ठीक काम नहीं किए और सिर्फ इस एक गलती से हम उनको सारे उनके अच्छे फैसलों को सेटिसाइड कर दें या मलाइन कर दें, ये इनके पार्ट पे इनेक्शन था। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो बैठी हुई है, क्राइम कमिट हो चुका है, क्राइम को किसी भी वक्त
आप इनिशिएट कर सकते हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, किसी भी वक्त उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप जरूर पिछले 6 महीने पहले नहीं लिया, 4 महीने पहले नहीं लिया, आज नहीं लिया, आज भी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट तारीख की सही सिमत में सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो कि हाँ, इन लोगों ने जुर्म किया था, इन्होंने आइन को तोड़ा था, इन्होंने डिरेल की थी डेमोक्रेसी, इन्होंने आइन के बरअक्स सारे फैसले किए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने थे और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका हमें वक्त हमारे लिए निकालने का। मगर मैं क्विकली इसको मैं चाहूँगा कि अभी एक तो है कि जाने वाले की क्या लेगेसी थी और आने वाले के साथ क्या उम्मीदें होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर जाने वालों की एक आज की उनकी तकरीर के अंदर एक और बड़ा अहम जो उन्होंने जुमला कहा कि आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उससे अदालत की कारकर्दगी मुतासर हुई। मगर तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। ये अब मैं देखना चाहूँगा कि क्योंकि एक तो उन्होंने नैब की तरमीम का उसके बड़े दूर रस्म नजायज़ तो होंगे ही, उसके बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर उन्होंने कि सारा ख़ानदान जो है ना शहबाज शरीफ का वो बाहर दौड़ गया है, क्योंकि उनकी ज़मानतें कैसे होंगी इस पर बात कैंसिल हो सकती हैं, तो इसलिए वो बात करेंगे। मगर ये क्या इसमें नहीं, इसमें ये क्या चीज़ें डाल के जाते हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टेड होंगे लोग उसमें कि जानने के लिए कि वो क्या क्या कुछ इसमें आता है। सही है, आपने अब ये बहस छेड़ दी, मैं भी आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ। अता बंदियाल साहब ने ये बात की है कि आने वाले जो जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो कहते हैं मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनके और मेरे दरमियान सिर्फ सोच का फ़र्क है, सोच ही अलग है। ये सोच ही तो पनपती है, ये सोच ही तो फैसले की तरफ राग़िब करती है, ये सोच ही तो बयान करती है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन किसी भी फैसले की किस तरह से करवानी है, ये सोच ही तो कार फरमाए हर चीज़ के अंदर। जी, मैं समझता हूँ अता बंदियाल साहब जो थे, इनका इतना मुश्किल रोल नहीं था जितना कि जस्टिस फाइज ईसा का होगा। वो इसलिए होगा कि जिस तरह अता तारड़ साहब को उनसे उम्मीदें हैं बड़ी, इस तरह उनको इतने लोगों की उनसे उम्मीदें हैं, और वो सारे जो है ना लोग वो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, वो उनके जो है ना वो एक तरह की उम्मीदें नहीं हैं। तो लेफ्ट वाले भी उम्मीद कर रहे हैं, राइट वाले भी कर रहे हैं, दरमियान वाले भी कर रहे हैं, बल्कि ऊपर नीचे वाले भी कर रहे हैं। तो इतने लोगों की इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की उनसे उम्मीदें हैं, तो उनका ये रोल बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस किस की। हाँ, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा इम्तिहान तो ये आ गया कि उन्होंने पहली बात तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये जो बातें वो करते रहे, असूली मौक़िफ़ उन्होंने लिया हुआ था कि चीफ जस्टिस का बेंच तश्कील देने में और खुद लेटेस्ट पे जो इख्तियारात है उसके ऊपर उनका स्टांस है। तो वो जब इसको अपने फैसलों के जरिए जो कि उम्मीद की जा रही है वो दूर करेंगे, तो एक किस्म के अपने इख्तियारात कम करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। मगर उसके साथ ये ज़रूर इम्तिहान होता है कि इन असूली मौक़िफ़ लेने की वजह से उन पर भी, जस्टिस मंसूर अली शाह पे भी उन्होंने कल को चीफ जस्टिस बनना है, तो ये अब बहुत ज़्यादा नज़रें हमारी ठहरी हुई हैं कि जनाब इनके वजह से काफ़ी आइनी शिकें जो हैं वो जो है उनका नुकसान हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब हम इनके होगा कि जनाब इन बड़े फैसलों का जो कि इनके असूलों की वजह से वो रुकावट पड़ गई, तो क्या वो जब रुकावटें हट जाएंगी तो फिर इनके फैसले कौन देगा और क्या फैसले देगा। और ये जो असूल है ये अपनी ज़ात के हवाले से नहीं है, ये माज़ी में भी देखेंगे आइन के असूल हैं। ये जुरिस्डिक्शन के स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये जजेस के लिए भी है, ये वकीलों के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए है कि नेक्स्ट जो है ना वो जो पहलों के साथ जो उम्मीदें थी टूट गई, बन गई, जो भी था, अब सारी नज़रें जो है ना बक स्टॉप्स ऑल आइज ऑन जस्टिस फाइज ईसा। नो डाउट, नो डाउट। और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत ही आमिर साहब हमें पार्लियामेंट में तो कहीं नहीं, सड़कों पे भी शायद कहीं नहीं, अदालतों के अंदर नजर आ रही है। एक छोटी सी अभी ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, जैसे आमिर साहब ने कहा कि कुछ लोग हैं वो लंदन भाग गए हैं, कुछ लोग दुबई की हवा खाकर आ गए हैं, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर खामोशी किस वजह से, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जिस सियासत की मैं बात कर रही थी और जिसका इशारा आपने लंदन की तरफ कर दिया कि पूरा ख़ानदान वहाँ पर इस वक्त भागा हुआ है, कि नैब का जो केस है उससे पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, वहीं रहेंगे, आ जाएंगे? पूरे ख़ानदान का नहीं रुका हुआ, तकरीबन आप समझ लें कि तमाम पीडीएम का और एक बहुत बड़े तबके का सैकड़ों में वो लोग आ जाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, जो कि ये नैब की तरामीम थी उसकी वजह से वो बच गए और वो समझ रहे हैं कि वो परमानेंटली बच गए। तो जो ही ये जो इन्होंने अदालत ने जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है फैसला महफूज किया हुआ है और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे ये भी काफ़ी बड़े तबके की उम्मीदें लग गई हैं कि शायद ये उसको ख़त्म करके जा रहे हैं, या वो अदालत के अंदर भी वापस भेज सकते हैं और पार्लियामेंट के अंदर के जनाब इसको दुरुस्त फरमाएं। क्योंकि नहीं, वो कह सकते हैं कि जनाब इसके अंदर ये चीज़ें ठीक नहीं है, आप इसको ज़रा दोबारा गौर फरमाएं, बजाय इसके कि ये कहने का कि ये टोटली गैर आइनी है। उसके ऊपर एक सवाल उठ जाते हैं कि जनाब अदालत अपने मैंडेट से आगे चली गई हैं और ये बहरहाल आइन कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। और आप उससे तो एक ये भी है कि वो कह सकते हैं कि इसको आप ज़रा दुरुस्त ज़रा दोबारा नजर सानी फरमाएं। तो अदालत क्योंकि इस वक्त ये कह दे अगर, तो क्योंकि कौमी असम्बली मौजूद नहीं है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, अगली हुकूमत आएगी, अगली असम्बली बनेगी तो वो दोबारा गौर की गई। जब तक पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर गया होगा कि उसके अंदर काफ़ी किश्तियाँ, पानी की किश्तियाँ, लकड़ी की किश्तियाँ ना, वो डुबक के वो मारी जाएंगी। और सबसे बड़ी जो इस वक्त किश्तियाँ उसमें से निकल रही हैं, सबसे बड़े नाम तो उसके अंदर जाहिर है शहबाज शरीफ साहब हैं। आपको याद होगा कि उनकी जो है चार्जशीट उनको करना था, अदालत ने बुलाया हुआ था, उनके जी ज़रा एक्सक्यूज़ मी, मैं सदर पाकिस्तान से पास से ना अहल प्राइम मिनिस्टर का हल्फ-ए-बरदारी का एक वो ओथ लेके आता हूँ तो फिर मैं पेश हूँगा। जब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो फिर उनकी ज़मानत हो गई थी। पहले जब वो गए थे वो एक मुलजिम थे, वापस जब आए थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हुए थे। तो अदालतों को मेरा ख्याल वो फिर एक जब टू गाड़ियाँ आती हैं तो फ़र्क पड़ ही जाता है। फिर उनके साहबजादों भी इस तरह ही वो सीधा ही बाहर से आए, पहले वो मुलजमान थे और एब्सकॉन्डर थे, वो एक एक करके आता गया, जो है गुलपाशी की टोकरियां लेके आए फूलों की और वो निछावर करती रही और विक्ट्री के निशान बनाए। वहाँ कहा जी सारा पाकिस्तान का निज़ाम ही गलत है और वो तमाम केसेस में ज़मानतें हो गई। अब अगर इस बात का जो इम्कान है कि ये नैब की तरामीम जो है अगर अदालत उसको ख़त्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो तमाम के तमाम ज़मानतें भी कैंसिल हो जाएंगी, केसेस भी खुल जाएंगे और वो तमाम एक बहुत बड़ा तबका सबसे ज़्यादा ही है। अब इसके अंदर आ जाएँ कि मुझे अभी रिसेंटली एक लंदन में ये ख़बर ये वहाँ से निकाली गई कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो डॉक्टर के पास गए हैं, उनका क्योंकि कैंसर के सर्वाइवर हैं तो उनके दोबारा पेशी उनकी लग गई है। तो ये ख़बर ब्रेक हुई और उसके बाद बताया गया जी वो बड़ी ब्रेक की और शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैंने तो बड़ा खुफिया रखा, आपको कैसे पता चला? तो एक साहब बहुत बड़ा क्लेम कर रहे थे कि जनाब मैंने खबर ब्रेक की, उन्होंने खबर ब्रेक की। मैं कहा जी ये पता नहीं ब्रेक खबर हुई है कि ये खबर ब्रेक करवाई गई है। तो मैंने कहा जी मुझे वजह सब, उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा जी मुझे वजह इसलिए समझ आती है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर दौड़ गए, अगर ये नैब का फैसला रिवर्स हो जाता है तरामीम का सबसे पहले तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। और मैंने कहा जी सलमान शहबाज साहब भी यहाँ से भाग चुके हुए हैं। मैं कहा आप नज़र रखिएगा, हमजा ये 3-4 दिन पुरानी है, मैंने कहा आप नज़र रखिएगा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब फ़्लाइट लेके लंदन आते हैं या नहीं आते। अब मुझे बताया जा रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लंदन भाग चुके हुए हैं। तो उसके बाद पहुंच गए हैं, भाग चुके हैं, जो भी है। मगर अगर अदालत के अंदर ये केसेस खुल जाते हैं तो फिर भागे हुए कहलाएंगे, एब्सकॉन्डर हो जाएंगे। फिर दोबारा इंतज़ार करेंगे कि हमारे अब्बा चाचा ताया कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो फिर वो उसके अंदर वापस आएंगे। अब ये है कि ताया के ऊपर पहले ये कहानी चल रही थी, ये हमारे यहाँ एक माहौल बना दिया जाता है ना, तो वो माहौल बना दिया गया कुछ अर्सा पहले कि जी वो खबरें आनी शुरू हो गई कि मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर अगले होंगे। एक ने कहना गया, दूसरे ने कहा, वो एको चैम्बर होते हैं ना वो उसमें बने हुए, एक में आप आवाज़ लगाते हैं जो निकलते पहलते पूरे उससे वापस आते हैं और कई दफ़ा वो बन गई ना, पता नहीं कहाँ से आई कैसे आई, तो वो हो गया।
तो उसके बाद से अब पता नहीं ये अगर ये रिवर्स हो जाते हैं तो मेरा तो पहले भी हमेशा से ये ख्याल रहा है कि नवाज शरीफ साहब की डेटे मेटे अनाउंस कर देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कैसे कहने शुरू हो जाते हैं कि जनाब वापस आए हैं, डार साहब भी आए, सारे चले गए, मगर ये केसेस अगर खुल गए तो फिर किसने आना है? अपनी हुकूमत में नहीं आए, आप कहाँ से आएंगे? सो ये एक कोई ऐसा माहौल भी नहीं है। आपको लगता है कि ये आपके दाएं बाएं देखते हुए कि किसी किस्म का इलेक्शन, सारे कह तो रहेंगे जी सदर का इख्तियार है या नहीं है, यहाँ गहमा गहमी आपको नजर आई है? कोई दूर दूर तक अगर इलेक्शन 60 दिन के अंदर होने हैं, कुछ ना कुछ तो चलें। वो पीटीआई को तो वो तो दफन हो चुकी, तो ये बाकी पार्टियां भी हैं ना, कोई पीपल्स पार्टी के अंदर आपको गहमा गहमी नजर आई, कोई नून लीग के अंदर नजर आई, कोई नजर आया कि मरियम बीबी आखिरी दफ़ा मैं पूछूं अगर आपको कि कब उनका कोई आखिरी ट्वीट या बयान आएगा, तो महीने में मेरा ख्याल 1-2 दफ़ा आया। सब चंद महीनों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है। काकड़ साहब को मैं सुन रही थी, वो भी कह रहे थे फरवरी के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो गहमा गहमी क्यों नहीं है? आपको लगता है सारे लोग ये नून लीग के वहां पर लंदन में बैठे होंगे तो मरियम बीबी यहाँ पर लीड करेंगी? आपको ये आप ये कहना चाह रहे हैं मरियम बीबी लीड करेंगी? नहीं, वो पता नहीं, अभी तो ये इतने सारे इफ्स एंड बट्स है कि ये इलेक्शन कब होते हैं, किन हालात में होते हैं, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन निकलेगा, कौन बनेगा। ये पीपल्स पार्टी के मतलब अब वक्फे में मुझसे बात कर रही, आवाजें उठ रही हैं वहां से, क्या बहुत सारी। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आवाज उठ रही? बाप बेटा लड़ पड़े हैं आपस में। ये मैं आपसे यही निकलवाना चाह रहा हूँ। देखिए ये फैक्ट है, ये मैं ये नहीं कहूंगा बिलावल जरदारी लड़ पड़े, बाप बेटा लड़ पड़े हैं। बाप ने कह दिया कि जी ये सेंसस, ये जो मर्दमशुमारी वाला वो होना है, यानी फरवरी के इलेक्शन की बात की कि वो है, फिर वो गोलमोल सी आ जाती है ना, पोजीशन उनकी बदलती रहती है। तो बेटे ने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। यही बेटा साहब थे कि जब ये कानून बनाया जा रहा था इलेक्शन कमीशन को, और जब ये कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने पास किया कि जनाब मर्दमशुमारी बड़ी ज़रूरी है, और वो कह रहे थे कि आइन की तशरीह उनके मुताबिक ये है कि ये बड़ी आइनी शिक है, और वो तमाम फिर वो पीपल्स पार्टी के एको चैम्बर में डन करती वो जो है ना फैल गई जी। अभी आज वो कहते ना, एक ज़माने में एक नारा निकला था कि खिज़र टवाना साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, उससे पहले ज़ाहिर है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत कायद-ए-आज़म की और मुस्लिम लीग की करते थे, तो वो एकदम से पता चला जी वो उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली है। तो उस ज़माने का बड़ा मशहूर नारा था कि ताज़ा खबर आई है खिज़र साडा भाई है। तो पीपल्स पार्टी भी ताज़ा खबर आई है कि बिलावल अपना भाई है। तो वो अब उसकी 2-3 वजूहत हो सकती है, एक गुड कॉप बैड कॉप कि जी जरदारी साहब ये कह देंगे, ये खुद ही बिलावल साहब ये चंद महीनों तक ये कानून बना रहे तो ये भी यही कह रहे थे कि जनाब ये जब तक ये हालात नहीं दुरुस्त होते, मरदमशुमारी नहीं होती, मिनिमम फरवरी की तो बात कर रहे थे, एकदम 90 के दिन का ख्याल आ गया है तो कल को ये, तो उसकी एक वजूहत तो ये भी हो सकती है मेरे ख्याल में कि एक तो इम्प्रेशन देना कि वो इंडिपेंडेंट है। हाँ। वो बाप से पार्टी इख्तलाफ कर रहे हैं जी, वो उसके अलावा भी बड़ा पार्टी मीटिंग्स में इख्तलाफ करते हैं वो, ताकि वो बाप का मलबा जो है ना वालिद साहब का वो उन पे ना गिरे, नज़र आए कि वो एक नौजवान जो कि अपने पाँव पे खड़ा है और अपनी आवाज़ भी रखता है, वो कोई जो है ना डमी पीपल्स पार्टी का चेयरपर्सन नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा वो तकरीर पार्लियामेंट में अच्छी करते हैं, इंग्लिश में अच्छी करते हैं, ये कई दफ़ा जलसों में जो करते हैं ना तकरीर, उसमें ज़रा कमी रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है, बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है, और कई दफ़ा वो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ होती हैं। आज भी ये मज़ाक़ा खेज़ थी वो जब ये कह रहे थे कि नौजवान जो है ना उनके पीटीआई वाले वो फारिग लोग हैं, उनके पास काम कोई नहीं होता तो वो टिक 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 करते रहते हैं, तो हमारे वाले जो है ना ये बड़े बिजी रहते हैं। अब ये हमारे वाले तुम्हारे वाले नहीं, हमारे वाले जो है ना वो पीपल्स पार्टी वाले वो बड़े बिजी लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं, मगर फिर आखिर में कहा कि आप भी ज़रा टाइम निकाला करें जो है। तो ये मज़ाक़ खेज़ बातें हैं, जलसों के लिए बातें नहीं की जाती हैं, मगर ये है कि उनको ये भी गुस्सा हो सकता है ना कि नवाज शरीफ का नाम कहाँ से आ गया। पहले तो ये नाम चल रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, तो कह रहे हैं दीवार पर लिखा है अगला वज़ीर आज़म, वो ना, तो वो एकदम से दरमियान में जब ये खबरें आई कि नवाज शरीफ हमारा भाई है, तो उन्होंने कहा ये कैसे बन के रातों रात ये जो है भाई बन जाते हैं, तो मैं भी भाई हूँ,
तो उन्होंने ये फिर भाई बनवाने का तरीका ये होता है कि आप इस तरह के देते हैं 90 दिन के इलेक्शन, 90 दिन के जिनको जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनके कहीं ना कहते हैं भाईजान आपकी क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी फिर ये कैंडिडेट्स में कम से कम जो है ना ये जो नारा लगवाया जाता है, ये ललकारा दिया जाता है, तो मेरा भी नाम इस फहरिस्त के अंदर रखें, तो वो नाम आ जाएगा। तो शायद 90 से जो है 190 पे बात चली जाए, उससे 290 पे पता नहीं कहाँ जाकर जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए। वैसे पहले आपका शुक्रिया आमिर साहब कि आपने मेरे मौक़िफ़ की तायद की कि ये पार्लियामेंट में अच्छी तकरीर कर लेते हैं, आप मुझसे इख्तिलाफ इसके ऊपर करते रहे हैं। इन्होंने बड़ी जो है फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर बड़ी अच्छी की है। वो अलग बात है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये जिस तरह इनके नाना ने नाम बनाया था, फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब ने नाम बनाया था, जो भी उनकी अयूब खान से ताशकंद के बाद वो इख्तलाफात हुए, तो वो उस ज़माने में हमारे बचपन में तो आपको पता है सिनेमा के अंदर तो जब हम जाते थे तो फिल्म शुरू होने से पहले वो एक डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की चलती थी जिसके बना था कि वज़ीर ख़ारजा का कामयाब दौरा, तो वो भुट्टो साहब आते थे, वो यूएन की तकरीरें उनकी नज़र आती थी, तो वो हम बच्चे तालियां बजाते थे, वेरी गुड वेरी गुड। वो हम तो उस ज़माने की पैदावार है, मगर उनका तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि एक तो पाकिस्तान के हालात कुछ उस हालात के अंदर टूर्स ज़्यादा रहे हैं, और टूर्स के अंदर भी जिस तरह की ये अपनी लग्जूरियस किस्म की ट्रैवल करते रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जत्थे लेके जाते रहे हैं, तो वो इन्होंने अपना करियर कई हवाले से ख़राब किया है। एक तो इस चीज़ में ख़राब किया है, दूसरा ये तमाम जो ये कानून साजी करके गए हैं जिसका ये हिस्सा था, जिससे ये आखिरी 2 हफ्तों में जो ये मोहरें लगाई हुई थी, गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर एवरीथिंग, गैर टोटली लीरो लीर और गैरो गैर करके गए हैं, तो उससे जान नहीं छुड़ाई जाएगी। वो हम इनको याद कराते रहेंगे, क्योंकि इनके साथ जाती है। एक दफा हल्का सा कहा भी है कि मेरे अब्बा ने ये करवा दिया, मगर ये आप छोटे बच्चे तो नहीं है कि अब्बा ने उंगली पकड़ के करवा दिया, तो ये इसलिए बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उस वक्त बड़ा बनते, उस वक्त कहते कि ये कानून गलत हैं। अब कह रहे हैं कि एम्पावर करके मर्दमशुमारी वाला कैबिनेट के अंदर अप्रूवल दे के और इलेक्शन कमीशन को ये कानून में तरदीम करके अब कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर आइन है। तो भाई आपकी आइन की तशरीह रोज बदल जाती है, आपस में वो तारड़ बरादरी बैठ जाए, आपस में फैसला कर लें, आप बाप बेटा बैठ जाए, आपस में फैसला कर लें, घर की लड़ाई तो घर के अंदर खत्म कर लें, हमें पागल बनाया हुआ। सही है। वो आंटी क्या कहती है, वो इसी किस्म का कुछ कहती है, मैं टीवी पे नहीं कह सकता। मैं भी टीवी पे नहीं कह सकती। एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आमिर साहब आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से उसका जवाब दें। बड़ा किसी ने खूबसूरत जुमला बोला हुआ था, सब पर भारी, बिलावल या जरदारी? नहीं, ये तो अभी तो ये जो मैं संजीदा बात यह है कि इन्होंने जो कानून पीपल्स पार्टी की एक बड़ी तारीख रही हुई है जमहूरियत की और इन चीज़ों की, मार्शल लॉ को अपोज करने की, इन्होंने कानून साजी की है, इस पे तो कोई भी भारी नहीं है, अवाम पे भारी हैं ये जो कर गए हैं, इसकी इनको खमियाजा, इनको भी, हमें भी, सबको, अदारों को ये इसका भुगतना पड़ेगा खमियाजा। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं। आवाम पे बहुत सी और भी चीज़ें हैं, ये आईनी बहस भी हो गई, सियासी बहस भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम पे इस वक्त भारी गुजर रही हैं, जिनमें एक बहुत ही अहम मामला, एक अहम इशू है, वो ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात जिसकी अशद ज़रूरत है, मार्केट में किल्लत है, जहाँ मिलती है तो कीमत कई गुना ज़्यादा है। इसकी वजूहात क्या तयन करेंगे, एक ब्रेक से वापस आके हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, अद्वियात के ऊपर मैं बात करूंगी, मगर जो हमारे हमसाया मुल्क में G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, किसी ने मियां नवाज शरीफ साहब से साफी ने सवाल किया कि क्या ख्यालात आपके? उन्होंने कहा 2017 वाले हालात होते तो पाकिस्तान में होती G20 और हम उसका हिस्सा होते, या माजे को रगेदना कब बंद करेंगे? अपनी गलतियां क्यों नहीं तस्लीम हम कर लेते? सबने अपना हिस्सा डाला। 2017-18 की बात करते हैं तो ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी इसको भी ऑन करें ना, ये कह देना कि जी वो 2018 से मेरी हुकूमत को देखें। तो अब ये वाला वो आंटी मेरी तो फेवरेट है, और क्या कहूँ कि वो जो है आपकी आंटी हैं, मैं पसंद है, बड़ी खुली बातें करती हैं, तो वो उसमें कि जी अब ये नारा दिया जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ को इनडायरेक्टली वो सियासी तौर पे
कि ये कह के जब कहा जाता है कि नवाज शरीफ ही ठीक कर सकता है, इसका मतलब है कि छोटे भाई ने ठीक नहीं किया। छोटा भाई ये कह रहा था कि मैं ज़्यादा काबिल कबूल हूँ, आंखों का तारा हूँ, तो वो बड़े भाई साहब को कर रहे थे, तो ये आपस में तो चल रही है बस। तो ये अब ये कह देना कि जी इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम आइसोलेट ना हुए होते, ये मसाइल ना होते, तो वो भी कोई इतना ये नहीं किया जा सकता। ये टोटल लोग भूल जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, टोटल जो ये 3 साल 3.5 साल के अरसे में ये इनका एक दफ़ा ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट आई थी कि ये 1 साल तकरीबन कोई 300 दिन जो हैं ये मुल्क से बाहर रहे हैं, और पता नहीं उसके अंदर इंग्लैंड ही कितने दिन हैं, और उसके बावजूद भी एक दफ़ा ये छुट्टी मांग रहे थे कि जी मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह कैंप डेविड चले जाता है महीने डेढ़ की छुट्टी में, मैं नहीं जा सकता। तो इनको मज़ीद छुट्टियों का शौक़ था, तो ये इन्होंने तो ठेके पे डार साहब को दी हुई थी। ये जो सत्यानाश करके गए हुए हैं, पहले भी डार साहब करके गए हुए हैं। ये जो डॉलर का जो लेके गए थे वो भी मिफ्ता इस्माइल ने थोड़ी सी करेक्शन कर दी हुई थी। सो लोग को मगर भूल जाते हैं, तो वो वही चीज़ रिपीट करते रहो। तो जीएस की ये पेश की जा रही है अपने आप को। मैं G20 पे आ जाऊँ, G20 में आ जाऊँ कि ये आप तो उधर, लेकिन G20 जो है उसके दोनों देखने के उसके 2 जाविये हैं। एक तो जाविया ये कि हम ये कह दें कि ये अभी प्रोमिसेस हैं। ये आप देखें BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का है, ये शी जिनपिंग की ये उनकी जो थी ना ये पेशकश थी, इस पे ही उनको 2nd टर्म मिली, इसके अंदर ही 3rd टर्म जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस 3rd टर्म मिली, क्योंकि ये उनका चीन का था। डेंग ज़ियाओपिंग 1990 में आए तो उन्होंने रिफॉर्म शुरू किए, ओपन अप चाइना को किया। उसके बाद ये एक चीज़ थी, ये 2013-15 में जो है CPEC अनाउंस किया गया था। आज 8 साल बाद उसके कुछ फ्रूट्स निकलने शुरू हुए हैं। सो ये आज अगर ये आइडिया है तो जबकि तब देखेंगे, अभी उसकी कोई डिटेल्स नहीं है क्या वो नहीं। अभी तो वो ये जो पाकिस्तान तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम CPEC कर लें तो अभी ये उस CPEC के और BRI के ये मुतबादल लेके आ रहे हैं। पहले भी एक अमेरिका एक मुतबादल लेके आए थे, वो अभी तक पिछले 3-4 साल से वो बेच रहे हैं, वो साला नहीं बेच रहा है। अभी भी इसकी तफसीलात हैं कि क्या इसका बिजनेस मॉडल होगा, क्या किया जाएगा, क्या टाइम फ्रेम होगा, तो ये सालों महीनों की बात है। हाँ, इसका फौरी इम्पैक्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मोदी साहब को जो है आगे वो चांद पे चले गए हैं, और अब ये है ये डोमेस्टिकली बेच के उनको इलेक्शन के अंदर सूट किया जाएगा। मगर हमें एक और जो बात से डराया जा रहा है जो बड़े ख़तरनाक है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई दोबारा बालाकोट जैसा, पुलवामा जैसा कोई ना करें, अपनी वोट इलेक्शन करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ नुकसान तो वो पहले ही बैकफायर कर गए हैं। फॉर एग्जांपल जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर की लैवरोव की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जनाब ये इसमें से ना बुनियादी दुनिया पूरी देख रही थी यूक्रेन के ऊपर, ये सारे इकट्ठे करके एंटी यूक्रेन जो कैंपेन है सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ये बयान दिलवाना, जो कि नहीं हो सका। ये वो कह रहे हैं हमारी ये कामयाबी है रशियन डिप्लोमेसी की कि वो नहीं हो पाया। उसके बाद बाइडेन साहब बिल्कुल वहाँ पे आए, तो वो उन्होंने हनोई में इसके बाद जब गए हैं तो उन्होंने कहा जनाब मैं वहाँ पे उनको कह के आया हूँ, जो कि यहाँ पे नहीं खुल के उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे मौका नहीं मिला, मगर मैं मोदी साहब को वहाँ के इंसानी हकूक़ के हवाले से, मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी के हवाले से मैं उनसे कह के आया हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है करना। तो एक किस्म की हनोई में जाके हमारी, मगर एट द सेम टाइम इसको टोटली कह देना कुछ नहीं, बहुत बड़ी हमारे लिए लेसन्स टू बी लर्नड और एक आई ओपनर है कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिशनली रहते हैं। सऊदी अरेबिया और UAE हमारी लाइफ लाइन है, उनका इस नहज पे ही सोचना और ये कि वो बिल्कुल एक वो करना, इन लाइन्स पे ही सोचना। भी टर्की उसका हिस्सा है, फिर उसके अंदर जो है चीन और रूस के वो समिट मीटिंग नहीं थी, उनके सरबराहान नहीं गए, मगर बहरहाल दे वर पार्ट ऑफ इट, G20 का वो हिस्सा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी हैं कि हमारे पास जो एक BRI और CPEC है, हम उस पर वो वाली इम्प्लीमेंटेशन या उससे वो फ़ायदे नहीं उठा सके, और अभी भी हम अपने दाखिली मामला पे इतने फंसे हुए हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे खित्ते में मुतबादल है, ये इंडिया की बहरहाल एक सक्सेस है। सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ रद्द करके बैठ जाना कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक बेवकूफ़ी, जानते बूझते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेना। एनीहो आमिर साहब, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट। जो पाकिस्तान के अंदर अद्वियात का बहरान है, खासतौर पे जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? चेक रखना होता है। ये आप तफसीलात ज़रा पढ़ दें पहले ज़रा इसके अंदर कि ये मैं खुद मरीज़ हूँ,
तो मुझे अपनी दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल मुझे अस्थमा का इनहेलर है, वो काफ़ी अरसे से नहीं आता। अब ये सांस का जिसको मसला है उसको उसका सांस रुक जाता है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, पहले तो ठीक है महंगी बहुत ज़्यादा हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस गवर्नमेंट जो है वो माफिया ड्रैप के अंदर जो बैठा हुआ था वो कीमतें बढ़ाई जाता था। ये उससे ज़्यादा परेशान कुन मसला है कि लाइफ सेविंग ड्रग मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है। सारी वो चीज़ें जिसमें शुगर है एक कॉमन इशू नज़र आता है, अमराज़े क़ल्ब एक कॉमन इशू में नज़र आता है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, इस समेत आमिर साहब 150 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जो बिल्कुल गायब है। जी, ये इसके ऊपर हम तफसीली प्रोग्राम करेंगे इस हफ्ते के अंदर कि ये एक तो कितनी महंगी हैं, फिर इसके अंदर हमारा सारा ध्यान ये देखें ना अदालतों के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स ये अहम चीज़ें हैं, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर ये भी बहुत अहम है। अब देखिए अभी इवन महंगाई और बिजली और गैस की जो अभी बताया जा रहा है कि मज़ीद कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये मसाइल आम आदमी के लिए सबसे बड़े मसाइल ये हैं। पर हमारे ये जो कानूनी बहस और जो सियासी बहस, सियासत बराए सियासत के लिए उसमें ये इशूज़ इग्नोर हो रहे हैं। इसको तफसीलन बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए वक्त भी मेरे पास खत्म हो गया, मगर जाते जाते देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि इस वक्त मार्केट से जो अद्वियात गायब हैं उनकी कंपनियों को कोई चार्जशीट नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा। ये होना चाहिए था, मगर नए लाइसेंस जो हैं उनका अजरा किया जा रहा है। अब इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।